अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने जीआईटी स्टार्ट किया था और जीआईटी पैथोलॉजी, और काफ़ी टाइम से मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि आप लोगों को आगे कंटिन्यू करवाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह आप करते हैं कंटिन्यू। अच्छा, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करने लगे हैं एसोफेजाइटिस। एसोफेजाइटिस के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो चीज़ आती है वो लेसिरेशंस हैं। ठीक है, लेसिरेशंस में से क्या करना है, यहाँ पे आपको मार्किंग नज़र आ रही है, मैंने क्या क्या कुछ किया हुआ है। ठीक है, उसके अलावा जो मैं चीज़ आपको बता रही हूँ सिर्फ वही आपने पढ़नी है और ऐसे ऐसे हाईलाइट कर लेना जैसे मैंने किया हुआ है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, उतना याद भी नहीं रहता। ठीक है क्या? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि इसमें क्या करनी है, हमने मेलरी वाइज टीयर्स करने हैं। ठीक है, मेलरी वाइज टीयर्स क्या होते हैं? अच्छा, सबसे पहले ना ये कि होते क्या है, ये ना लॉन्गिट्यूडिनल म्यूकोसल टीयर्स होते हैं। अब आपको पता है कि ये एसोफेगस है। ठीक है, नीचे कार्डियक स्फिंक्टर आता है, फिर आगे नीचे स्टमक आता है। ठीक है, अच्छा, ये क्या होते हैं, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन जो होता है ना, ये एसोफेगस, ठीक है, और ये वो उसका स्टमक का जंक्शन होता है, गैस्ट्रो एसोफेजियल जंक्शन। यहाँ पे ना टीयर्स आ जाते हैं। ठीक है, टीयर्स कौन से आते हैं वो, एक मिनट, इसमें ना कलर हम दूसरा चूज़ कर। अच्छा, इसमें ना टीयर्स आते हैं ऐसे लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक हो गया। अच्छा, जो टीयर्स आते हैं ना, इनको हम कहते हैं मेलरी वाइज टीयर्स। ठीक हो गया। अच्छा, ये होती किस वजह से हैं? एक तो ये कि बहुत ज़्यादा जब स्वीयर रेचिंग या वॉमिटिंग होती है ना, उसकी वजह से आते हैं। और वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा किस कंडीशन में हो रही है, वो हमारे पास है एक्यूट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। कोई एक बंदा है जिसने बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, उसके अंदर अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन होती है, उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा स्वीयर वॉमिटिंग या रेचिंग होती है। तो इतना प्रेशर पड़ता है आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन के ऊपर कि वहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल टीयर्स आ जाते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मेलरी वाइज टीयर्स कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये हो क्यों रहे हैं? नॉर्मली तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, तो अब हमारे पास हो क्यों रहे हैं? वो ये कि नॉर्मली एक रिलैक्सेशन होती है, आपके गैस्ट्रोएसोफेजियल मसल्स होते हैं ना, वहाँ पे जब हमें वॉमिटिंग आनी होती है ना, तो नॉर्मली उन्होंने क्या करना होता है, रिलैक्स करना होता है। ठीक है, वैसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कैसे होती हैं, देखो ये पूरा एसोफेगस है, ये ठीक है, ये स्टमक है, ये गैस्ट्रोएसोफेजियल जंक्शन है। ठीक हो गया। अच्छा, अब हो क्या रहा है यहाँ पे ना, जब नॉर्मली क्या होता है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट ऐसे ऐसे करके आती है। ठीक है, और ये फूड जो है वो बोलस नीचे की तरफ मूव करता है। ठीक है, लेकिन अब अगर जब वॉमिटिंग होगी तो क्या होता है कि रिफ्लेक्स होता है ऊपर की तरफ, एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होती है, मतलब ये कि नीचे की डायरेक्शन में नहीं, ऊपर की डायरेक्शन में। अब असूलन तो जब हमारे पास फूड नीचे आती है तो फूड नीचे आके ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है। जब ये बंद भी होता है तो ये इसके पास मतलब एबिलिटी है ना कि ये रिलैक्स या कंट्रैक्ट कर सकता है। ठीक हो गया। अब जब क्या हुआ कि इस मसल, अब जब वॉमिटिंग आनी है, एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट होनी है, तो इस स्फिंक्टर को चाहिए कि रिलैक्स करे। ठीक है, ये रिलैक्स करेगा तभी वॉमिटिंग होगी ना, ये स्टमक का कंटेंट एसोफेगस में जाएगा और बाहर निकलेगा। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास मसला क्या आया है, ये जो हमारा गैस्ट्रोएसोफेगस स्फिंक्टर है ना, ये इसकी रिलैक्सेशन ख़त्म हो गई है। ठीक है, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग किसी बंदे को रही है। ठीक है, अब अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन इतनी वो कर चुका है कि वो जो है ना, प्रोलॉन्ग वॉमिटिंग कर करके इसकी जो गैस्ट्रोएसोफेजियल ये जंक्शन है ना, इसकी रिलैक्सेशन फेल हो गई है। अब जब रिलैक्सेशन फेल हो गई है तो अब जब वो वॉमिट करेगा तो उसकी वजह से ना प्रेशर पड़ेगा इस स्फिंक्टर के ऊपर। ठीक है, इस स्फिंक्टर पे प्रेशर पड़ेगा तो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, लॉन्गिट्यूडिनल टीयर्स आ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं मेलरी वाइज टीयर्स। आई होप सो आपका कॉन्सेप्ट इस बारे में क्लियर हो गया होगा। मेलरी वाइज टीयर्स क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये कि रफली लीनियर, हाँ, लॉन्गिट्यूडिनल ओरिएंटेड भी हो सकते हैं, रेंज लेंथ इसको छोड़ो। अच्छा, 10% अपर जीआई ब्लीडिंग जो है ना, विच ऑफन प्रेजेंट एज हेमेटोमेसिस। ठीक है, अपर जीआई ब्लीडिंग जो होती है ना, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। अपर जीआई ब्लीडिंग जो होती है ना, वो ड्यूडेनम के फर्स्ट पार्ट तक, आई थिंक सो, जो होता है ना, वो वहाँ तक अपर जीआई होता है। और जो नेक्स्ट पार्ट होता है, कोलन वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वो वाला पार्ट जो होता है वो आपके लोअर जीआई में आता है। ठीक है, वो उसके अंदर उन्होंने कहा हेमेटोमेसिस भी हो सकती है, खून की वॉमिटिंग आना, वो चीज़ भी हो सकती है। ठीक है, वो किस वजह से हो रही है, वो आपके पास सुपरफिशियल एसोफेजियल लेसिरेशंस हो रही है ना, जैसा कि मेलरी वाइज सिंड्रोम। ठीक है, इन सब के साथ एसोसिएटेड है, तो इनके अंदर क्या होता है, हेमेटोमेसिस भी आ सकते हैं। दिस इज़ द साइन या सिम्टम जो हमारे पास प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ये कि इनको ना, ये जो आपके मेलरी वाइज टीयर है, अगर आपने इसको ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है, वो कहते हैं कि इसको किसी सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये इसकी जो हीलिंग है ना, वो खुद ब खुद होती है, रैपिड होती है और कंप्लीट
खुद ब खुद ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इसको किसी सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जबकि आपकी जो दूसरी चीज़ आती है, यहाँ पे मैंने कहा था 2 चीज़ें आपने करनी है, एक मैलरी वाइस टीयर्स या मैलरी वाइस सिंड्रोम जो है, और दूसरी चीज़ हमारे पास आती है बोर हेव सिंड्रोम, ठीक है। ये देखो, ये बोर हेव सिंड्रोम है। लेकिन अब जो हमारे पास मैलरी वाइस टीयर थे ना, वो जस्ट मिकोजा के अंदर टीयर्स आए थे, ठीक है, नीचे तक नहीं गया था, आपके ट्रांस जो है ना मसल्स तक नहीं वो टीयर गए थे, वो मिकोजा तक लिमिटेड थे। लेकिन जो बोर हेव है ना, वो एक तो लेस कॉमन है और एक सीरियस कॉम्प्लिकेशन है उसकी निस्बत, जो है मैलरी वाइस टीयर की निस्बत, क्योंकि ये जस्ट मिकोजा तक लिमिटेड नहीं है, ये होल ऑफ द थिकनेस जिसको कहते हैं ट्रांसम्यूरल थिकनिंग। फॉर एग्जांपल ये देखो, ये अगर किसी एसोफेगस की वॉल की इतनी थिकनिंग है ना, ठीक है, ये देखो, तो यहाँ से पूरी ट्रांसम्यूरल यहाँ तक पूरी डेप्थ में ट्रांसम्यूरल जो है ना वो टीयर आएगा, पूरा टीयर डेप्थ तक आएगा। तो इसके लिए जो है ना वो जो है ना वो मोस्टली होता कहाँ पे, डिस्टल एसोफेगस होता है ना, वहाँ पे ही होता है। और इसमें जो है ना, इसकी वजह से जो उन्होंने कहा कैटास्ट्रोफिक इवेंट, इसकी वजह से सीरियस मेडिस्टिनाइटिस हो सकता है। और इस जो बोर हेव सिंड्रोम है ना, इसके अंदर हमारे पास सर्जिकल इंटरवेंशन रिक्वायर होगी, ठीक है। जबकि मैलरी वाइस के अंदर कोई ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ब खुद ठीक हो जाता था, रैपिड हीलिंग थी, सारा कुछ था। अब वो प्रेजेंट करा था हेमाटोमेसिस के साथ, खून की उल्टियाँ आ रही थी, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट करेगा, चेस्ट पेन भी होगी, टेकिपनिया भी होगा और शॉक भी होगा। ये आपके जो है ना इनिशियल डीडीज हो सकते हैं, और मायोकार्डियल इंफार्क्शन भी इसका डीडी हो सकता है। मतलब हमें लग सकता है उसको पेन इसकी वजह से हो रही है और हमें लग रहा होगा कि उसको एमआई हो रहा है, तो इसके डीडीज़ में आ सकता है, ठीक है। आपने जस्ट इतनी डिटेल नहीं करनी है, आपने जस्ट याद रखना है बोर हेव सिंड्रोम क्या होता है और मैलरी वाइस टीयर्स क्या होते हैं, उनकी इंटरवेंशन कैसे करनी है, ठीक हो गया। सर्जिकल इंटरवेंशन किसको चाहिए, किसको नहीं चाहिए, ठीक है। प्रेजेंट कौन सा कैसे करा और कौन सा कैसे करे, बस पॉइंट्स याद रखो, ये जो हाईलाइट किए मैंने बस यही है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल इन्फेक्शियस एसोफेगाइटिस। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको मैं जो बता रही बस वो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास, आपको पता है कि आपके एसोफेगस का जो मिकोजा है वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस मिकोजा है, और आपके जो है ना ये डैमेज हो सकता है आपके, अगर आप अल्कोहल्स लेते हो, क्रोसिव एसिड, कोई तेज़ाब पी लिया किसी ने। अभी रिसेंटली हमारे इधर सर्जरी वार्ड के अंदर मैं गई थी, तो वहाँ पे एक पेशेंट थी 22 ईयर्स ओल्ड, और वो उसने कहा कि मैंने 4 साल पहले तेज़ाब पी लिया था, घर में लड़ाई हुई थी उसकी वजह से, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसके पूरे अंदर, वो कहती थी कि जब तक मैं जो है ना वो करवाती रही एंडोस्कोपी, तब तक था कि थोड़ा बहुत ठीक हो जाता था, कुछ खाने पीने के काबिल थी। और अब उसके इतने स्ट्रिक्चर्स हो चुके हैं कि वो कुछ खा पी नहीं सकती। मतलब ये कि IV फ्लूइड्स ही लग रहे हैं, वो प्रेग्नेंट थी 6 मंथ और उसको मिसकैरेज हो गया था ऑल दैट। तो इसलिए जो है ना उसके एसोफेगस की सारा कुछ इतना डैमेज हो जाता है कि जो है ना एक बार स्ट्रिक्चर बन जाए, वंस अ स्ट्रिक्चर ऑलवेज अ स्ट्रिक्चर, वो स्ट्रिक्चर ही रहता है, ठीक है। उसको जितना मर्जी आप ट्रीट कर लो, वो ऐसे सर्जिकल इंटरवेंशन के बगैर आई डोंट थिंक सो कोई ठीक हो सकता है। इसलिए जो है ना वो ये एसोफेगाइटिस करने वाली चीज़ें जो कौन कौन सी हैं, अल्कोहल, एसिड्स, अल्कलीज, हॉट फ्लूइड्स, जैसे आप जो है बहुत ज़्यादा गर्म चाय पीना या स्मोकिंग करना, ये चीज़ें आपके एसोफेगस को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हो क्या रहा है, इसमें पेन होगी लेकिन सेल्फ लिमिटिंग होगी, इतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी वो उधर बोर हेव सिंड्रोम और उन सब में होती है। उसके बाद ये कि जब निकलेंगे ना तब पेन होगी, और डायनोफेजिया जिसको हम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद दूसरी चीज़ है कि केमिकल इंजरी हो सकती है पिल्स की वजह से, मेडिसिनल पिल लॉज। इसमें क्या होता है कि कोई मेडिसिन ली है और हमारे ना एसोफेगस में किसी जगह पे ना वो लॉज कर गई है, कोई मिकोजा के फोल्ड के अंदर, एसोफेगल मिकोजा में कहीं पे पिल लॉज कर गई है, और वहाँ पे ना स्टमक में जाने की बजाय ना वहीं पे डिज़ोल्व होना शुरू हो गई है। अब जब वहाँ डिज़ोल्व होती रही है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, पिल इंड्यूस एसोफेगाइटिस हो जाएगा उसकी वजह से, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एसोफेगल आइड्रोजेनिक एसोफेगल इंजरी कैन बी कॉज्ड बाय, हाँ, कीमोथेरापी जो होती है ना, रेडिएशन थेरापी, उनकी वजह से भी हो सकता है, और होस्ट वर्सेस ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़ की वजह से भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि एसोफेगस जो है ना आपके पास डिस्क्वेमस स्किन डिजीज़ जैसे बल्बस पैम्फिगॉइड और एपिडर्मोलाइसिस बुलोजा एंड क्रॉन डिजीज़, इन सब में भी हो सकता है। इसको छोड़ो, इसको इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, ये डायनोफेजिया का पता होना चाहिए, पिलोस एसोफेगाइटिस का पता होना चाहिए। उसके बाद एसोफेगल इन्फेक्शन जो है ना, उन्होंने कहा कि हर्पीज़ में भी हो सकते हैं, साइटोमेगाला में भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, काट दो इसको। अच्छा, उसके बाद मॉर्फोलॉजी में आपने क्या, इसकी इतनी खास इंपॉर्टेंट है भी नहीं, जस्ट आप जो है ना ऊपर जो है थोड़ी थोड़ी चीज़ें गो थ्रू कर लो। इसमें क्या है कि न्यूट्रोफिल मोस्टली केसेस में हमें जब नज़र आते हैं, मॉर्फोलॉजी में हमें क्या नज़र आता है, डेंस इन्फिल्ट्रेट होते हैं न्यूट्रोफिल्स के। उसके अलावा क्या है कि
केमिकल्स की इंजरी जब होगी ना तो उसके अंदर हमारे पास न्यूट्रोफिल्स भी नहीं होंगे, ठीक है, और उसकी वजह से वहाँ पे डायरेक्ट नेक्रोसिस होगी उस एसोफेगल वॉल की। अच्छा, और बस इससे ज़्यादा कोई डिटेल्स करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ये देखना है कि कैंडिडियासिस की वजह से जब होता है ना, कैंडिडियासिस इन इट्स मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म, इसमें क्या होता है कि एक एडहेरेंट ग्रे वाइट सूडो मेम्ब्रेन बन जाती है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि उस सूडो मेम्ब्रेन की आपने बात करनी है जो आपके कैंडिडियासिस में बनती है। उसमें क्या होता है, डेंसली मेटेड फंगल हाइफी होते हैं और इन्फ्लेमेटरी सेल्स होते हैं जो कि एसोफेगल मिकोजा को कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, कैंडिडियासिस की वजह से क्या हुआ, सूडो मेम्ब्रेन्स बनी। अब हर्पीस की वजह से क्या होगा, पंच्ड आउट अल्सर्स बनेंगे। तीसरी चीज़, साइटोमेगालो वायरस की वजह से क्या होगा, शैलो अल्सरेशन बनेगी, ठीक है। ये बातें बस ये है ना, बस ये याद रखनी है। उसके बाद और कोई मेरा नहीं ख्याल कुछ करने की ज़रूरत है इसमें, दैट्स इनफ। उसके बाद रिफ्लक्स एसोफेगाइटिस आ जाता है। आई थिंक सो हम ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक हम टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू सो मच।